नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी जीआईसी पीजीटी के जनरल स्टडी का यह टेस्ट संख्या 6 है। यह टेस्ट संख्या 6 है। आप लोग जानते हैं कि यूपी जीआईसी में राजकीय इंटर कॉलेज में भर्ती आई हुई है पीजीटी की, तो उसमें जनरल स्टडी का पेपर अनिवार्य आपका जनरल स्टडी जो है 40 प्रश्न आपका जनरल स्टडी आएगा और 80 प्रश्न आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे। तो जनरल स्टडी को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते और जनरल स्टडी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, फिर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, ये सब कुछ पढ़ना है जनरल स्टडी में। तो आप लोग बहुत कम समय में अच्छी बेहतर तैयारी करिए। लगातार मॉक टेस्ट आप लोग को जनरल स्टडी के मिल रहे हैं और पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे है, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करें। प्रश्नों की गुणवत्ता देखिए, प्रश्न का लेवल देखिए। आयोग में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कम से कम अगर आपका अपना सब्जेक्ट मजबूत है और राजकीय इंटर कॉलेज के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग जनरल स्टडी का जो 40 प्रश्न आने वाला है इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए। इसमें आपको पास करना आपका अनिवार्य है और इसलिए आप लोग इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। साथ ही साथ बता दें, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जनरल स्टडी यूपी जीआईसी जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग सभी वीडियो को एक जगह पा सकते हैं। साथ ही साथ बता दें कि अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग को बता दें, अगर आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, जीआईसी पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, तो आप निसंकोच आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, 83 18 39 72 और 76। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी बता दिया हूँ। अगर आपको टीजीटी पीजीटी का किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी मटेरियल चाहिए तो संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल मिलेगा, लेक्चर वीडियो भी मिलेगा। आप हमारे ऑफलाइन आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपको बताया हूं और डिस्क्रिप्शन में भी है ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पे काम करता है। साथ ही साथ बता दूं, यह जो भी आपको बता रहा हूं यह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी काम देगा, ऐसी बात नहीं है। आप पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे है, तो यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, अन्य परीक्षाओं में भी काम देगा। साथ ही साथ जीआईसी पीजीटी के लिए स्पेशल रूप से बना रहा हूं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पे काम करता है। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर और फिर प्रकीर्णन पर और व्यतिकरण पर। तो देखिए, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो प्रकाशिक तंतु आपका काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, विकल्प ए। देखिए, यूपी जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का पेपर है, टेस्ट संख्या 6 है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको यह पीडीएफ। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। स्थिरता का जड़त्व है या गति का जड़त्व है या जड़त्वागूढ़ है या डी द्रव्यमान का संरक्षण है। तो देखिए, इसका जो कारण है वह है स्थिरता का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व मतलब विकल्प ए। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। तो देखिए, दृश्य, पराबैंगनी, औरक्त या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, वह है औरक्त। औरक्त किरणें प्रयोग में लाई जाती है। रिमोट में जो रिमोट से जो किरणें उत्पन्न होती हैं वह होती है औरक्त किरणें, जो विकल्प सी औरक्त किरणें होंगी। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ वृक्षों द्वारा या कवकों द्वारा या फफूंद द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण जो किया जाता है वह फफूंद द्वारा किया जाता है, फफूंद द्वारा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ, प्रश्न नंबर 5 है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो मिलीमीटर है या सेंटीमीटर है या मीटर है या डेसीमीटर है। तो माप की किस इकाई को 0.39 से गुणा करेंगे तो इंच प्राप्त होगा। 0.39 नहीं कहा जाएगा, 0.39 ऐसे कहा जाता है। तो माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो वह है डेसीमीटर, विकल्प डी, डेसीमीटर। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई पड़ता है। 100 से 200 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, सी 740 से
10,000 नैनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सौर विकिरण जो होता है किस परास में दिखाई देता है? 400 से 700 नैनोमीटर, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पे काम करता है? तो नियंत्रित संलयन अभिक्रिया में, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया में, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया में या अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया में। तो देखिए हाइड्रोजन बम जो काम करता है यह बी होगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया में, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया में, मतलब विकल्प बी। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए प्राकृतिक रूप से पदार्थ है और उपस्थित तत्व है। तो देखिए हीरा जो होता है कार्बन से बना होता है, संगमरमर जो होता है कैल्शियम का रूप है, और रेत जो होता है उसमें सिलिकॉन होता है, रूबी जो होता है उसमें एल्यूमिनियम होता है। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक औषधि के रूप में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल एल्कोहल या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो देखिए शांतिकारक औषधि के रूप में कौन सा औषधि प्रयोग में लाया जाता है? तो शांतिकारक औषधि के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड प्रयोग में लाया जाता है, विकल्प ए पोटेशियम ब्रोमाइड। और पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग मिर्गी के उपचार में भी किया जाता है, मिर्गी के उपचार में भी पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। यह शांतिकारक औषधि है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में आता रहता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोबिलियन जेली विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का, या फिर सोडियम टेट्रा थ्रायोनेट का, या सोडियम सल्फेट का, या अमोनिया परसल्फेट का। तो देखिए फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जेली विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का, विकल्प ए। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, खनिज क्या है? खनिज क्या है? द्रव है या अकार्बनिक ठोस है या गैस है या ये सभी? तो देखिए खनिज जो होता है वह अकार्बनिक ठोस होता है, अकार्बनिक ठोस होता है खनिज, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, अकार्बनिक ठोस होता है, विकल्प बी। हाँ विकल्प बी होगा, अकार्बनिक ठोस होता है खनिज। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृत तत्व में या इनमें से कोई नहीं? तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृत तत्व या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा प्राकृत तत्व, विकल्प सी। पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल एवं कमजोर क्षार से, या फिर मजबूत अम्ल या मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल मजबूत क्षार से, या मजबूत अम्ल कमजोर क्षार से? तो देखिए खाने का जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, विकल्प बी, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है चट्टानों का उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग या चट्टानों का भार। तो रेडियो डेटिंग प्रक्रिया से क्या नापा जाता है? मापा जाता है चट्टानों का उम्र, यह आप लोग जानते हैं, विकल्प ए। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? तो मच्छरों के नियंत्रण में प्रयोग में लाई जाती है कीट भक्षी मछली है, कीड़ों को खाती है। यह मछली कौन सी है? तो यह 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो कीट भक्षी मछली जो है वह है गैम्बूसिया मछली। गैम्बूसिया मछली जो होती है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, विकल्प सी गैम्बूसिया मछली, और मैक्सिको की खाड़ी में पाई जाती है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, लगभग छोटी मछली होती है, और यह मच्छरों का जो लार्वा होता है उसे खा लेती है, जिससे बहुत सारे बीमारियां नहीं पनपती हैं। तो कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया, जो मैक्सिको की खाड़ी में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन से, रक्त जमाव से, प्रजनन से और वृद्धि से। तो यह आप लोग जानते होंगे कि शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, वह है रक्त जमाव से, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, एनोस्मिया कहते हैं, यह कोरोना काल में बहुत ही चर्चा में रहा एनोस्मिया। तो देखिए जब किसी को सूंघने की क्षमता कम हो जाती है तो उसे एनोस्मिया हो जाता है। तो देखिए एनोस्मिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, ऊष्मा संवेदना की कमी को। तो देखिए एनोस्मिया वह होता है घ्राण संवेदना की कमी को, मतलब सूंघने की क्षमता में कमी आना, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? कौन सा पेट्रोपादप है? अरहर, मटर, चना या करेज? तो पेट्रोपादप कौन सा है? वह है करेज। करेज जो होता है वह पेट्रोपादप होता है, विकल्प डी, विकल्प डी, करेज पेट्रोपादप है।
और टेलीग्राम पर यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल चाहिए टीजीटी पीजीटी के लिए किसी भी सब्जेक्ट का, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी आप लोग को बता ही दिया हूँ। तो देखिए ब्याज ये ब्याज और कार्ड बता रहा है। तो देखिए मैरेस्मस जो होता है यह प्रोटीन अल्पता के कारण होता है। लाइन पे रहिएगा। बी, इसका बी सही है, ए का 2। देखिए हाँ भाई, देखिए मैरेस्मस जो रोग होता है वह प्रोटीन अल्पता के कारण होता है। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे मैरेस्मस नामक रोग होता है। क्वासियोरकर जो होता है, जब ज़्यादा समय तक कोई व्यक्ति उपवास करने लगता है तो उसे क्वासियोरकर की कमी हो जाती है। क्वासियोरकर नामक रोग होता है दीर्घकालीन उपवास के लिए। और मैरेस्मस जो होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। टीबी जो होता है वह जीवाणु जनित रोग है। और हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु जनित रोग है। इसे ध्यान में रखिएगा विशेष रूप से। यह आप दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा, दो चीज़ आप लोग के लिए शायद नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो मैरेस्मस जो होता है वह प्रोटीन अल्पता के कारण होता है। प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस नामक रोग होता है, यह ध्यान में रखिएगा। और क्वासियोरकर जो रोग होता है वह ज़्यादा दिन तक अगर कोई उपवास रखता है तो उसे क्वासियोरकर नामक रोग हो जाता है। इस तरह से आसान भाषा में याद कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, जापान की 1953 में होने वाली मीनामाता व्याधि, व्याधि मतलब रोग समझिए। जापान की 1953 में होने वाली मीनामाता व्याधि, जापान में 1953 में एक रोग उत्पन्न हुआ था जिसे मीनामाता कहा गया। मीनामाता दरअसल जापान का एक शहर है, वहीं पर यह रोग उत्पन्न हुआ, इसलिए इस रोग का नाम ही मिनीमाता कर दिया गया। देखिए जापान की 1953 में होने वाली मीनामाता व्याधि हुई थी इन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थीं। देखिए निकिल द्वारा, सीसा द्वारा और पारद द्वारा या कैडमियम द्वारा। पारद द्वारा विकल्प सी। जो मछलियां पारा खा ली थी वह संक्रमित हो गई थी और उस मछलियों को मनुष्य खा रहे थे। ठीक है, सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और वह पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आप लोग यूपी जीआईसी जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।